पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, बिहार की सियासत में सब कुछ ठीक नहीं है। आपने देखा है कि कैसे नई सरकार बनने के बाद से जो कवायद चल रही है और जो मंत्रिमंडल के विस्तार से लेकर के अब लोकसभा से नजदीकियां जैसे जैसे बढ़ रही है, सीटों के बंटवारे को भी लेकर के जो बवाल मच रहा है और बिहार की सियासत में जो कयासों का बाजार गर्म है, कहा यही जा रहा है कि एनडीए के लिए इस मरहले को पार कर जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो डिमांड हो रही है, जो मांगे हो रही है उसके घटक दलों के जरिए से, वो काफी बड़ी है और कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को पूरे करने में एनडीए जो है वो कामयाबी नहीं हासिल कर पा रही है। बिहार की सियासत जो है वो काफी स्पीड से चल रही है और जो परेशानियां उसको पेश आ रही है, सब कोई उसको देख रहा है और कहीं ना कहीं ये बेचैनी है कि 400 पार का जो टारगेट है उसको पूरा एनडीए करेगी या नहीं, या फिर महागठबंधन जो है वो सेंधमारी कर जाएगी। इन तमाम चीजों के लिए बाबा से जानेंगे कि बिहार की राजनीति में आखिर इतना ट्विस्ट क्यों है। क्या एनडीए में जो बवाल पैदा हुआ है उसका हल निकलेगा या आज भी मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो नहीं होगा। तमाम चीजों के लिए बाबा से जुड़ेंगे। क्या लगता है सर, क्या फंस रहा है मामला कि एनडीए इतना बेचैन है? देखिए, बस मंत्रिमंडल विस्तार और जो सीट शेयरिंग का समझौता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कड़ी की तरह जुड़ गए हैं। सिक्के का जैसे दो पहलू होता है, दोनों अगर एक समान नहीं छपा हो तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं उस सिक्के के चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसे खोटा सिक्का कहा जाता है, या एक तरफ छपा हो एक तरफ नहीं छपा हो तब भी कहा जाता है खोटा सिक्का है। इसी तरह से बिहार की राजनीति में जहां एक तरफ मंत्रिमंडल विस्तार की लगातार बातें चल रही है, वहीं सीट शेयरिंग के समझौते पर यह सारा सब कुछ दारोमदार टिका हुआ है। इस पूरी कहानी में यदि आप देखें तो कल जिस तरह से चिराग पासवान को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के सीट शेयरिंग के समझौते की बात सामने आई, चिराग पासवान और जेपी नड्डा की मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद वहां से निकलते हुए चिराग पासवान मुस्कुराते हैं, मीडिया से जब बातचीत करते हैं तो कहते हैं सब कुछ ठीक ठाक है, आने दीजिए वक्त, सब ठीक हो जाएगा। जब उनसे पशुपति कुमार पारस के बारे में पूछा जाता है तब भी वो बड़ा सहज रहते हैं और कहते हैं कि देखिए वो मेरे मैटर नहीं है और न ही उन पर मैं कुछ बात करूंगा। जब उनसे पूछा जाता है कि हाजीपुर की सीट का क्या हुआ तो सीधे कहते हैं, मुस्कुरा देते हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर के एक बात तो साफ नजर आती है कि जब आप जानते हैं कि दो लोग आपस में झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं और एक के साथ भीड़ खड़ी हो जाए और कुटिल मुस्काने लगे, तो निश्चित रूप से सामने वाले को जो झगड़ा कर रहा था उसको काफी तकलीफ होती है। ऐसी स्थिति में परिस्थितियां बदल भी सकती हैं। पारस ने इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए अचानक से अपना मूड बदल दिया है। आपको याद होगा कि हम लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि 6 तारीख को जब पटना से दिल्ली के लिए प्रस्थान किए नीतीश कुमार और 7 तारीख को विदेश चले गए लिस्ट सौंप करके भारतीय जनता पार्टी को, अपने जो संभावित उम्मीदवार हैं 2024 के और सीटों का, उसके बाद से सब कुछ सामान्य लग रहा था। भारतीय जनता पार्टी को भी ये बात समझ में आ गई थी कि नीतीश कुमार का बैरियर कहाँ है और कहां तक उनको ला करके खड़ा किया जा सकता है। इन सारी बातों के साथ सीट शेयरिंग के समझौते की एक जो भीतर से आई, हालांकि ये आधिकारिक नहीं थी, लेकिन जो उड़ती उड़ती खबरें आई कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पशुपति कुमार पारस को और प्रिंस राज को एडजस्ट कर लिया जाएगा और उनके जो सांसद हैं जिनमें जीतने की कैपेसिटी है, क्षमता है, उसे भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल पे लड़ा लेगी। यहां तक भी बात आई कि पशुपति कुमार पारस विलय कर ले लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ जो चीजें सामने आई वो साफ बता रही थी कि कहीं ना कहीं मामला अभी भी सुलझा नहीं है, क्योंकि तब तक चिराग पासवान को लेकर के एक राउंड की बातचीत हो गई थी, जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हो गई थी, उन्होंने अपनी लिस्ट भी सौंप दी थी और जेपी नड्डा ने के साथ बातचीत के बाद उन्होंने जो मीडिया से बात कहा वो कहा कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन अभी सब कुछ ठीक ठाक नहीं था, क्योंकि वो हमारे यहाँ बड़ी पुरानी कहावत है कि सब कुछ आप हटा लीजिए लेकिन बड़का खोल जो है वो रेंगनिए पर रह गया। तो ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार के लौटने के बाद एक बार फिर से राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गई है। नीतीश कुमार जब लौट करके आए तो नीतीश कुमार को पता है कि वो डायरेक्ट यदि किसी तरह का कोई समझौता करने के लिए अड़ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो भारतीय जनता पार्टी उसका हल निकाल लेगी। लेकिन अगर पेच कहीं दूसरे तरफ से फंसा दिया जाए तो उसके लिए कहीं ना कहीं परेशानी होगी। और ये रास्ता लगातार हम आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार
शुरू से जो हमारे पास खबरें आ रही हैं कि अंतिम समय में जो महागठबंधन से वो बाहर हुए, उसमें भी उनका सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या था? सबसे बड़ा जी कारण था, जिसकी चर्चा हम लोगों ने की थी, कि नीतीश कुमार चाहते थे कि लोकसभा के साथ ही विधानसभा का भी चुनाव हो जाए, और जी इसके लिए उन्होंने दबाव बनाया था राष्ट्रीय जनता दल पर कि हम विधानसभा भंग करने की पहल कर दें। आपको याद होगा कि अंतिम दिन जब नीतीश कुमार ये तय कर लिए कि उन्हें अब महागठबंधन में नहीं रहना है, तो आपको याद होगा कि मंत्रिमंडल की बैठक ही चल रही थी। जी हालांकि कारण आपको याद होगा कि कारण क्या बना था? कारण बना था रोहिणी आचार्य का वो ट्वीट था। जी लेकिन असल में वो बात थी कि उस मंत्रिमंडल की बैठक में नीतीश कुमार ये प्रस्ताव रखना चाहते थे और ये तैयार करना चाहते थे तेजस्वी यादव को कि विधानसभा को भंग कर दिया जाए, और ये विशेषाधिकार उस समय उनके पास थी, क्योंकि उनके पास विधायकों की संख्या जो है 160 के आसपास थी। लेकिन इस पर तेजस्वी यादव तैयार नहीं हुए और यहां आकर के मामला फंस गया। नीतीश कुमार ने यह सोचा कि इनके साथ रहने से अच्छा है कि उधर चलिए, और उधर चलेंगे तो दोनों फायदा हमको मिलेगा, एक तो मुख्यमंत्री भी बने रहेंगे और दूसरा लोकसभा में अच्छी खासी सीटें जीत करके आ सकते हैं, जो इधर संभव नहीं था। अब इन सारी बातों को जो चर्चाएं चल रही हैं, उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा कल रात से चल रही है। पूरी रात पूरे बिहार ने आंखों में जाग करके काटा है, खास करके मीडिया पर्संस की बात कर ले, हम लोग जैसे लोगों की, या फिर भारतीय जनता पार्टी के भीतर जिन लोगों को मंत्री बनने की संभावनाएं थोड़ी भी बनती थी, वो सभी लोगों का फोन घनघनाता रहा, ये पता लगाने की हर कोई कोशिश करता रहा। हमारी भी टीम जो दिल्ली में है संपादक नमन मिश्रा जी के साथ, वो भी पूरी रात इस छानबीन में लगी रही कि कुछ भी तो पता चल जाए। अंततः हमें ये जानकारी मिली कि भारतीय जनता पार्टी का लिस्ट अब तक फाइनल नहीं है। अगर इस लिस्ट को देखा जाए तो इस लिस्ट में एक बात आकर के अटक गई थी कि इस लिस्ट में एक नाम था जो काफी चौंकाने वाला था, और वो नाम था प्रिंस राज का। यानी कि कहीं ना कहीं बातचीत भारतीय जनता पार्टी के साथ पशुपति कुमार पारस की हुई थी। आपको याद होगा कि मंगल पांडे को इसके लिए अधिकृत किया गया था और मंगल पांडे ने पशुपति कुमार पारस से बातचीत किया था। जी उनके एडजस्टमेंट की खबर सबसे पहले भारत लाइव में चलाई थी कि पशुपति कुमार पारस और प्रिंस राज को भारतीय जनता पार्टी एडजस्टमेंट का फॉर्मूला दे चुकी है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार की अनुपस्थिति में यह मामला लगभग सेट हो गया था, इस पर किसी तरह का कोई प्रतिक्रिया नहीं आया था पशुपति कुमार पारस के पास से। जी लेकिन कल रात जो बातचीत चली नीतीश कुमार और दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ, ये लगभग 1 से 1.5 घंटे बातचीत चलने के बाद अचानक से मंत्रिमंडल विस्तार वाला मामला जो है, जैसे ही बैठक शुरू हुई वैसे ही भाजपा में हलचल तेज हो गई और भाजपा के नेताओं का फोन घनघनाने लगा। कई लोगों ने हमसे भी संपर्क किया, जदयू के भी कई लोगों ने संपर्क किया और ये चर्चाएं शुरू हो गई। यहां तक कि आपको बता दें कि पशुपति कुमार पारस की पार्टी से भी कई लोगों ने ये बात जानना चाहा कि आखिर हो क्या रहा है। ये बातें तब तक तय थी कि भारतीय जनता पार्टी अपनी लिस्ट सौंपेगी, जिस लिस्ट में प्रिंस राज का भी नाम होगा। लेकिन देर रात होते होते अचानक से नीतीश कुमार ने इन सारे मुद्दों को लेकर के एक बार फिर से पशुपति कुमार पारस से बात करने की बात कही। यानी कि पशुपति कुमार पारस के साथ लगातार बातचीत चल रही है और उस बातचीत का जो रास्ता है वो ये है कि जब पशुपति कुमार पारस ने साफ कर दिया कि एनडीए में सीट बंटवारे से वो संतुष्ट नहीं है और चिराग पासवान के साथ जो बातचीत हो गई है, उसके बाद रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को अंतिम बातचीत का इंतजार करने की बात की है। कहा है कि अंतिम बात हमारी नहीं हुई है। बुधवार देर रात तक पारस ने अपने सांसदों और संसदीय बोर्ड के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी। इसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनके सांसदों की बलि नहीं चढ़ने देंगे, यानी कि उन्हें अपनी 5 सीटें हर हाल में चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना कठिन होगा। और ये उनका फॉर्मूला जो है वो लास्ट में आया है जब सब कुछ लगभग तय था। यही कारण है कि सब कुछ तय होने के बाद, जहां एक तरफ हम एक चर्चा कर रहे थे कि आज देर शाम 4 से 5 बजे के बीच में मंत्रिमंडल के विस्तार की बातें चल रही है, अचानक से उस पर विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके पीछे की वजह आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। यह भी तय माना जा रहा था कि जनता दल यूनाइटेड में लगभग पुराने जो मंत्री रहे पिछली सरकार में, उन्हें रिपीट किया जाएगा। 1-2 नाम उसमें बढ़ रहे थे कि जिसमें महेश्वर हजारी का नाम आ रहा था और भी कुछ लोगों का नाम आ रहा था। तो वही
भारतीय जनता पार्टी में 50-50 का फॉर्मूला तय किया गया था, लेकिन इन सारी बातों पर विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये पेंच अभी भी सुलझा नहीं है। भले ही सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के चिराग पासवान के साथ फाइनल बातचीत हो गई हो, बाकी के घटक दल तैयार हों, लेकिन पशुपति कुमार पारस ने भंडोल कर दिया है। अब तो एक उड़ती खबर यह भी आ रही है कि पशुपति कुमार पारस की देर रात बातचीत महागठबंधन में घटक दलों से हुई है। लालू प्रसाद से बातचीत हुई है और लालू प्रसाद ने उन्हें उनकी सीटों के अलावे और भी सीट ऑफर की है, यानी उनकी 5 सीटों के अलावे और भी सीट ऑफर किया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है पड़ताल तो हम करेंगे ही, लेकिन एक बात मान के चलिए कि न तो भारतीय जनता पार्टी न ही नीतीश कुमार इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार और सीट शेयरिंग के समझौते में कहीं ना कहीं ये पेच जो फंसा है उसमें पशुपति कुमार पारस की भूमिका बड़ी है। देर रात को ये बैठक होते होते फिर से भंडोल हो गई, यानी कि पशुपति कुमार पारस ने ये तय कर लिया है कि वो चिराग पासवान से कंपेन नहीं मानेंगे। जबकि आपको बता दें कि जानकारों से आप बात करें तो यही कहते हैं कि पशुपति कुमार पारस कुछ ज्यादा ही डिमांड कर रहे हैं। अब इससे कैसे निकलती है भारतीय जनता पार्टी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आज पूरे दिन हमारी नजर इस पूरी घटना पर बनी रहेगी, आखिर क्या होता है बिहार की राजनीति में, क्योंकि आचार संहिता लगने की भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आपने देखा होगा कि कल से परसों तक यानी 16 तारीख तक आचार संहिता लगने की, चुनाव की घोषणा की बातें कही जा रही है। इससे पहले ये सारी चीजें निपटाने की भी बात कही जा रही है। क्या होता है नजर बनाए हुए है, आप भी नजर बनाए रहिएगा। जी बिल्कुल सर, आपने जो बारीकियां बताई और जो बिहार की सियासत में अभी उथल पुथल देखने को मिल रहा है, सीट बंटवारा जो है वो गले का फंदा बना हुआ है कहीं ना कहीं। इसी के वजह से मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो भी रुका हुआ है, क्योंकि अब एनडीए जो है वो फूक फूक के कदम रख रही है। क्योंकि नीतीश कुमार आ तो गए हैं एनडीए के साथ, लेकिन जो उसकी जोड़ घटाव की पॉलिसी थी, जो उसका सीट बंटवारा था नीतीश कुमार से पहले, वो नीतीश कुमार के आने के बाद गड़बड़ा चुका है और उसके घटक दल अब उसके लिए काफी खतरा साबित हो रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने पूरा जो मामला देखा है अभी तक सीट बंटवारे को, कहीं ना कहीं यही देखा जा रहा है कि बीजेपी उन लोगों को मैनेज करने में लगी हुई है जो कि उसके साथ एक बड़ा वोट का बैंक रखते हैं, जो एक बड़ी मौजूदगी रखते हैं। चिराग पासवान से बातचीत तो हो गई है, उपेंद्र कुशवाहा भी सेट हैं, अब पारस जो है वो दिक्कत दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चिराग पासवान की मौजूदगी और चिराग पासवान को जो अहमियत बीजेपी दे रही है उससे पारस को खटक हो रही है और कहीं ना कहीं पारस जो है अब अपना दूसरा रास्ता तलाश कर रहे हैं। बहरहाल बीजेपी जो है अपने 400 पार के नारे पर अड़ी हुई है, वो अपने तमाम लोगों को, अपने तमाम दलों को साथ लेकर के चल रही है ताकि आने वाला लोकसभा चुनाव जो है उसके लिए फिर से हुकूमत जो है हासिल करने का एक जरिया बने और उसका 400 पार का जो नारा है वो पूरा हो। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में बिहार की सियासत क्या बीजेपी को यह टारगेट पूरा करने देगी या बीजेपी का मामला गड़बड़ा जाएगा। बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।